नमस्कार, स्वागत है आपका। इतिहास साहित्य लेखन की परंपरा। इतिहास साहित्य लेखन की परंपरा की जो बात होती है, इसमें बहुत खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो फ्रेंच भाषा में गार्सा द तासी ने एक पुस्तक लिखी हुई है। अब कह रहा हूँ कि देख के पढ़ाना, तो देख के पढ़ाना बहुत अच्छी चीज़ है। कोई भी ऐसा पॉइंट ना हो कि मिस हो जाए, और कहीं ऐसा ना हो कि कोई भी स्पेलिंग, कोई भी मात्रा आपकी त्रुटिपूर्ण हो, जिससे आपको भी सीखना है। तो लोगों को क्या कहना है आप कहिए, करना हमको है, हम कर रहे हैं, कमाने के लिए। तो गार्सा द तासी ने, जो फ्रेंच के विद्वान हैं, उन्होंने हिंदी को कितना अच्छा सराहा। मतलब समझने वाली बात है कि हिंदी भाषा इतनी ऑरिजिन है, इसमें इतना अच्छा, इसमें प्राउड है, फील होता है इसको बोलने से। इसके अंदर इतनी मार्मिकता है, सरलता है, सहजता है, निखार है कि इसको पढ़ना बहुत ही आनंददायक है। तमाम कवियों ने इसमें लिखा है इस भाषा में। तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास लेखन की परंपरा है, पहले गार्सा द तासी ने किया। पहले गार्सा द तासी ने, इनकी पुस्तक है इस्तवार द ला लित्यूर। इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, बार बार ये मिस होता रहता है जो चीज। लितरेत्यूर है, लितरेत्यूर। और एंदुई है, एंदुई हिंदुस्तानी। हाँ नहीं बोलते थे वो लोग, इसलिए हिंदुस्तानी बोलते थे, ए बोलते थे आपको, हिंदुस्तानी। समझदार के लिए इशारा काफी। आप राइटिंग को न जाइए, कोशिश कीजिए कि सुनने का, आंख बंद करके सुनते रहेंगे तो ये आनंद आएगा। हाँ, इस्तवार द लित्यूर एंदुई हिंदुस्तानी का द्वितीय संस्करण 3 भागों में होता है। इसका यह पुस्तक 2 भागों में बढ़ जाती है, 1889 में, एक 39 में, एक 1847 में। 2 बार इसका प्रकाशन होता है। तो जो खास बात है इसकी, इसमें 738 कवि हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, 738 कवि हैं, 738। ठीक, खास बात इसमें यह है। और जिसमें से कि हिंदी के सिर्फ 72 ही हैं। बाप रे बाप, बहुत कम। ये 73 है ना, इसी को आप डिनोट कीजिए 72 से, ये हिंदी के हो गए। बाकी सारे जितने कवि थे, सब के सब उर्दू के कवि हैं। ठीक, इतनी बात हो गई। आगे इसमें आता है लक्ष्मी सागर वर्षेण ने गार्सा द तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद है। सबसे पहले जब किया, इनका नाम है लक्ष्मी सागर वर्षेय। इंपॉर्टेंट चीज है, लक्ष्मी सागर। सागर में समझने वाली बात है, छोटा बड़ा सारा, एक एक चीजों को ध्यान से चलेंगे। लक्ष्मी सागर वार्षेय, वार्षणेय है, वार्षणेय ने किया है। चलिए ठीक है, इसका नाम इन्होंने हिंदुई साहित्य का इतिहास रखा है। अगली बात आती है तासी की पुस्तक इस्तवार द ला लित्यूर हिंदुई हिंदुस्तानी में हिंदुई के लिए हिंदवी जो कि हिंदी शुद्ध रूप है, हिंदी, और हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी। मैंने पहले ही बताया था कि आप ए कहते थे, वो हाँ नहीं कहते थे। हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ल का है। ये बात बहुत अच्छी है, इन्होंने ग्रंथ लिखा है। ठीक है, सबसे पहले साहित्य इतिहास लेखन का काम गार्सा द तासी ने किया है। तो वहीं पर समझने वाली बात है कि महेश दास शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी का प्रथम हिंदी ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ल ने शुरू किया था। महेश दत्त शुक्ल, इसके बाद आता है महेश दत्त शुक्ल। महेश दत्त शुक्ल के बाद क्या होता है, भाषा काव्य संग्रह इसी को कहते हैं। ठीक है, भाषा, पहली बार एक ग्रंथ लिखा गया, भाषा काव्य संग्रह, ये ग्रंथ पहली बार लिखा गया।
अब अगली बात इसमें जो इम्पोर्टेंट है, शिव सिंह सेंगर का नाम आता है। फिर शिव सिंह सेंगर से पूछा जाता है, आप समझ सकते हैं। सेंगर, इनके बारे में क्या क्वेश्चन बनता है। शिव सरोज, शिव सिंह इनका नाम है, शिव सिंह सेंगर, तो इसी से मिलता जुलता शिव सिंह सरोज। क्या नाम है? शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा का दूसरा महत्वपूर्ण। अच्छा, तो ये दूसरा लिख रहे हैं, ठीक है। पहला तो भाषा काव्य संग्रह लिखा गया महेश दत्त शुक्ल द्वारा, हाँ ये पहला लिखा गया। अब ये दूसरी बार जब कोई लिख रहा है तो ये दूसरी बार जो लिख रहे हैं, उन्होंने लिखा है शिव सिंह सरोज, इन्हीं के नाम से मिलता जुलता। ये है ग्रंथ, ठीक। अगली बात जो आती है इम्पोर्टेंट जो है, एक नाम आता है, हाँ, शिव सिंह सरोज में एक सहस्त्र, मतलब इसमें 838 कवि हैं। और थोड़ा ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था, इसमें 838 कवि हैं, इनके माना है इन्होंने जो मुख्य कवि 838, एक इधर भी है एक इधर भी है शिव सिंह वाले में। और वहीं पर थोड़ा पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि 738 कवि थे इसमें, 7 बाद में एक बढ़ जाता है इनके अनुसार, कि ये जब ही जोड़ रहे हैं अपने अनुसार, जो कुछ प्रमुख कवि हैं उनके अनुसार उन्होंने ये मान्यता दी है कि 838 कवि हैं। फिर नया बात आती है समझने की, इसमें 1888 में अब बात आती है 1888। अब क्या होता है, कहानी मोड़ है, थोड़ा ट्विस्ट देखिए इसमें। एक ग्रियर्सन जी आते हैं, इनका नाम है ग्रियर्सन। छोटे मोटे यूट्यूबरों को लोग उतना लाइक नहीं करते हैं, हालांकि आपकी मर्जी है, मेरे कहने से ना आप लाइक करेंगे ना आप कमेंट करेंगे, सब अपने मन के करना है। मैं अपनी डब्बी बजा रहा हूँ, आप अपनी बजाइए, आनंद में रहिए, बाकी जो होगा देखा जाएगा। मांगना नहीं चाहिए किसी से, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले भी। हाँ, ग्रियर्सन द्वारा रचित है। अब देखिए ये चीज़ जो उन्होंने लिखा है, इनके लास्ट में न नाम है ग्रियर्सन के। अब इनकी पुस्तक के अंत में भी न ही है, द मॉडर्न शुरुआत होती है भाई। ग्रियर्सन नाम है तो थोड़ा मॉडर्न आ रहा है, द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। उसमें ए करके है, लेकिन इसमें है हिंदुस्तान, ठीक। ये देखिए हिंदुस्तान की बात हो रही है, यहाँ पर ये वाला सा है, मुश्किल हो जाता है। हिंदुस्तान का प्रकाशन किया 1888 की बात है। और थोड़ा पहले जब हम लोगों ने पढ़ा था तो वो बात चल रही थी 1839 की करीब की, जब वहाँ पर लिख रहे थे गार्सा दतासी जी, फ्रेंच के वो एक साहित्यकार थे। और अभी 1888 की बात चल रही है। द मॉडर्न वर्नेकुलर इन्होंने लिखा है। लिटरेचर हिंदुस्तान, न यहाँ भी है न इनके नाम में भी है, तो हमको याद करने में दिक्कत नहीं है। अगली बात जो हो रही है उसको देखते हैं हम लोग। ये हिंदी जान है, ये पुस्तक बहुत पुरानी है, कई लोगों को सिलेक्शन दे चुकी है, काफ़ी पुरानी हो गई है, लेकिन सेलेक्टेड स्टूडेंट के माध्यम से हमको मुहैया कराई गई। मैंने देखा, अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगा कि मैं जो पढ़ता हूँ उसको पढ़ाता भी हूँ, अच्छी चीज़ें आप भी कीजिए, अच्छा लगेगा, क्या जाता है अपना। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। इसमें लिखा है ये आयरलैंड के थे, ठीक, आयरलैंड के थे। और खास बात यह है कि इसको हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था लक्ष्मी सागर वर्षण को, को, हाँ, लेकिन इसमें जो ये खास बात है कि
मुख्यतः माना जाता है जो, तो वहाँ पर द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को ही हिंदी सच्चे अर्थों में पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। गिरिहर्सन ने अपने ग्रंथ में 992 कवियों के साथ, इन्होंने 992 992 दो बार 9 है 992, इन्होंने ऊपर 738 थे, फिर 829 हुए, फिर 992 हुए। इसको आप सुने तो ज़्यादा अच्छा होगा, देखें ना, क्योंकि सुनने मात्र से ज़्यादा अच्छा होगा। आप बिल्कुल एकांत में आँख बंद करके बैठ करके सुने, लंबी लंबी सांस लेते हुए, अपनी स्थिरता को भी धारण रखते हुए, दिमाग भागने न पाए। लंबी लंबी सांस लेना आपको स्थिर करने में मददगार साबित होता है। बहुत लंबी भी नहीं है, और इसके बाद सुनते रहें धीरे धीरे रोजाना अच्छा लगने लगेगा। पीजीटी के लिए ये है वो खास करके शौक है हमारे पढ़ने या पढ़ाने की, बस इसीलिए कोई खास इससे इनकम की जरूरत नहीं। हाँ, प्रकाशन। हाँ, फिर डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन 1957 में हुआ। मिलता जुलता डेट है 1857 वाले से समझिएगा। फिर क्या होता है, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त जी आते हैं कहानी में, ठीक। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया। अब इसको हिंदुस्तान जो था ये ग्रियर्सन वाला, इसको डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त आ गए, ये कहानी में मोड़ नया हीरो आ गया। ये मोड़ लेकर के क्या कर रहा है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किया है। बस इतनी सी बात। अगली बात क्या होती है, ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों को कालक्रम वर्गीकरण तथा उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया है। ग्रियर्सन जी जो थे, अभी हम लोग पढ़ रहे थे, इनके लास्ट में न आता है ग्रियर्सन न, इसमें भी न आता है द मॉडर्न, और लास्ट में भी न आता है, तो ये हमको याद करने में आसानी होगी, ठीक। इसलिए हमने ऐसा समझने की कोशिश की है। विभिन्न युगों की अब इसमें खास बात आती है, देखिए यहाँ पर जॉर्ज ग्रियर्सन ने, अब क्या होता है उस हीरो के अंदर, जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को उसमें पृथक किया, ठीक है ना। जॉर्ज ग्रियर्सन ने पहली बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को उसमें से अलग कर दिया। कहने के तात्पर्य आप समझ रहे होंगे, जॉर्ज ग्रियर्सन जो थे वो हिंदी में से इन सभी भाषाओं को हटा दिया, अरबी, फारसी, उर्दू, संस्कृत एवं प्राकृत को। अब अलग भाषा एक चल रही है जो हिंदी भाषा है। फिर क्या होता है, नए एंट्री लेकर के कुछ नया परिवर्तन करना है। हिंदी साहित्य की विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में किया जाता है। इसको चारण काव्य, इसका विकास हो रहा है हिंदी का। चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य। फिर इसमें कुछ और बात आती है, 16वीं से 17वीं शताब्दी, आप फिगर बनाइए अपने दिमाग में, 16वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक क्या होता है, भक्ति काल। इस युग को भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग माना जाता है। ग्रियर्सन के द्वारा ही माना जाता है, जो स्वर्ण युग कहा जाता है। 16वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी तक का काल हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है, और यह भक्ति काल है, ठीक। आगे मिश्र बंधुओं की एंट्री हो रही है, आप समझते जाइए, आप नए नए एक्टर आ रहे हैं उसमें हिंदी साहित्य में। मिश्र बंधु जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, आप पढ़े लिखे हैं, आप समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है, ये नाम जो है बार बार चलते रहता है, और जो खास बातें हैं ना उसको कालक्रम अनुसार एक पेज वाइज स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं।
आप आंखें बंद करके बस बैठे रहिए और सुनते रहिए, देखना बहुत ज़रूरी बात नहीं है। सुनने से ही आपके अंदर वो बैठने की आकांक्षा रहेगी। मैं प्रयास करूँगा, आप अपना पूरा योगदान दीजिए। मिस्र बंधु आ गए। देखिए अब क्या होता है, इन दो भाई थे एक्चुअली, मिस्र बंधुओं से डिनोट हो रहा है। मिस्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना कर डाले। नई एंट्री हुई है। अब इन लोगों ने क्या किया, मिस्र बंधु चूंकि इनका नाम था, इसी नाम से ही एक नई इतिहास ग्रंथ की रचना की, हिंदी की। मिस्र बंधुओं में गणेश बिहारी एवं श्याम बिहारी तथा सुखदेव बिहारी मिस्र हैं। ये 3 लोग हैं भाई, बंधुओं में 3 भाई थे। अगर कभी भी पूछा भी जाता है 3-4 नाम दे देगा, इसमें से पूछेगा कि कौन कौन है मिस्र बंधुओं में, तो आप समझ लीजिए श्याम बिहारी, गणेश बिहारी और सुखदेव बिहारी। श्याम बिहारी, गणेश बिहारी, दोनों लोग बिहारी लगा है, और सुखदेव बिहारी। गणेश, श्याम, सुखदेव, आप समझिए गणेश भगवान का नाम हो गया, श्याम भी भगवान का नाम हो गया, और ये दोनों मिलके सुख की प्राप्ति करवा रहे हैं। तो सुखदेव जी थे, बिहारी ही थे ये तीनों लोग, और ये मिस्र थे, इसलिए इन्हें मिस्र बंधु भी कहा गया। मिस्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त हो गई। जो इन्होंने किताब लिखी मिस्र बंधुओं ने, मिस्र बंधु विनोद के नाम से 4 भागों में टूट गई, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन सन 1913 में तथा चतुर्थ में 1934 में हुआ। जो खास नहीं लग रहा है, आप याद करना चाहें तो कर लीजिए। 4 भागों में विभक्त हुई जब, तो ये 1913 तथा चतुर्थ भाग इसका 1934 में, काफ़ी अंतराल रहा है। फिर क्या होता है, हाँ, इसके बाद होता है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा एंट्री हो गई। रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास, यह 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास का स्थान सर्वोच्च, जो उन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास। आइए मैं रामचंद्र शुक्ल आपकी एंट्री करते हैं। मार्केट थोड़ा चलने में दिक्कत कर रहा है, रामचंद्र शुक्ल की एंट्री करवा रहे हैं। इन्होंने जो लिखा है, रामचंद्र शुक्ल ने जो लिखा है, ये खास बात क्या है इसमें, हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा है। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये लिख रहे हैं। इसमें डेट वाइज बहुत ही अच्छी तरह से लिखा गया है। 1929 में ये आकर के एंट्री ले रहे हैं, ठीक, 1929 में रामचंद्र शुक्ल, ये नई बात है। अब ये एंट्री लिया है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा, 1929 में लिखा है। माना भी जाता है इन्हीं को खास करके हिंदी साहित्य में कई जगहों पर। फिर आचार्य शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 में प्रकाशित हुआ। अब समझिए 1929 में जो ये प्रकाशित हो रहा है हिंदी साहित्य का विकास, ठीक है, ये नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है, और यह हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में है। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में है हिंदी साहित्य का विकास, ठीक। हिंदी साहित्य का इतिहास जो है, इसी को कह रहे हैं हिंदी साहित्य का विकास, ठीक। हिंदी साहित्य का इतिहास में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया। अब तक आपने पढ़ा 738, फिर 838, फिर 992 द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर वाले के अनुसार, ठीक है, ये ग्रेजुएशन वाला था। अब रामचंद्र शुक्ल वाला जो है, इसमें 1000 पूरे कर दिए। कभी भी पूछा जाएगा पूरे
पूरे 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया। धन्यवाद। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसलिए आप समर्थन देंगे तो मन में थोड़ा उत्साह आएगा और अच्छा कुछ करने का प्रयास करेंगे। तो एंजॉय कीजिए, सुनिए से, देखिए नहीं और मनन कीजिए, दिमाग में रखिए थोड़ा देर, उसको बार बार क्वेश्चन खुद से कीजिए, पुटअप कीजिए, याद कीजिए। क्या पढ़े आप थोड़ा देर पहले, एक फिगर बनाइए, ऐसे 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 होते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ज़्यादा अच्छा होगा। ज़्यादा किताबी कीड़ा बन जाने से मज़ा नहीं है। दिमाग में थोड़ा सा मनन कीजिए, एकांत में बैठिए, वो आपके लिए बेहतर होगा। खुद से सवाल कीजिए, खुद से जवाब दीजिए, क्योंकि वो एक गाना है, पढ़ लिख के बड़ा होकर अपने सवालों का खुद ही जवाब देने का। क्योंकि वो ज़माना कुछ और था, उस ज़माने में कुछ और सवाल थे, अब सवालात और हो गए, हालात और हो गए। तो उठिए, ट्राई कीजिए। जो आदमी PCS या IAS या कुछ अधिकारी बन जाता है तो लास्ट समय तक उसे ये नहीं पता होता कि आज मैं बन जाऊंगा, हाँ, उसे बिलीव नहीं होता। तो उसी अनुसार आप भी अपना स्टार्ट कीजिए। सो वीडियो यहीं पर लास्ट करते हैं। थैंक यू, बाय बाय समय देने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।